वेलकम अगेन दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक विश्व में चरवाहे, जो कि अपने एनसीईआरटी में अध्याय 5 नंबर पे है। ये पशु परिसर के अंदर अभी नया सिलेबस के अनुसार ऐड कर दिया गया था, तो इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। इसमें कुछ जानकारी लेंगे हम, जिसमें घुमंतु क्या होता है। तो घुमंतु का अर्थ होता है वैसे लोग जो जीवन यापन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं, उन्हें घुमंतु कहते हैं। चरवाहे वे लोग जो मवेशियों को पालकर अपना जीवन यापन करते हैं, वो चरवाहे कहलाते हैं। एक आएगा घुमंतु चरवाहा। वे लोग जो अपने मवेशियों के लिए चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं, उन्हें घुमंतु चरवाहा कहते हैं। भाबर भाबर गढ़वाल और कुमायूं के इलाके में पहाड़ियों के निचे हिस्से के आसपास पाया जाने वाला सूखा जंगल है, जिसे भाबर कहा जाता है। इसमें बुग्याल होते हैं, जो कि ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। खरीफ फसल वह फसल जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोया जाता है तथा शीत ऋतु के आरंभ में काट लिया जाता है, खरीफ फसल कहलाता है। जैसे कि चावल। रबी फसल वह फसल होती है जो शीत ऋतु के आरंभ में बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में काट लिया जाता है। रबी फसल कहलाती है जैसे गेहूं, दलहन आदि। भारत तथा विश्व में पाए जाने वाले प्रमुख घुमंतु में जो भारत में हैं, उनमें हम देखेंगे घुमंतु चरवाहों के नाम तथा स्थान। गुजर बकरवाल जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। भोटिया उत्तराखंड में पाए जाते हैं। रायका राजस्थान में पाए जाते हैं। बंजारा राजस्थान मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं। और मलधारी गुजरात में पाए जाते हैं, जिन्हें मालधारी भी कहा जाता है। और धंगर ये महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। कुस्मा कुरवा गोला ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाए जाते हैं। मोनप्पा ये अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और जो विश्व स्तर पर पाए जाते हैं, उनमें घुमंतु चरवाहों के नाम तथा स्थान कुछ इस प्रकार है। इसमें सबसे मुख्य जो है मसाई, जो कि केन्या तंजानिया में पाए जाते हैं। बेदुइस जो कि उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं। बरबेस जो कि उत्तर पश्चिम अफ्रीका में पाए जाते हैं। तुर्काना जो कि युगांडा में पाए जाते हैं। बोरान जो कि कीनिया में। मुर्स जो कि मोरिटानिया में। सोमाली जो कि सोमालिया में पाए जाते हैं। नामजूल जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। बेजा जो कि मिस्र सूडान में पाए जाते हैं। घुमंतु चरवाहों के भ्रमण के जो कारण है वो इस प्रकार है। सालों भर फसल उगाने वाले कृषि क्षेत्र की कमी, मवेशियों के लिए चारे और पानी की खोज, विषम मौसमी दशाओं से स्वयं एवं मवेशियों को बचाने के लिए, अपने उत्पादों को बेचने के लिए। औपनिवेशिक काल में घुमंतु चरवाहों के जीवन में आए परिवर्तन एवं उसके प्रभाव। परिवर्तन: भूमि कर बढ़ाने के लिए चरागाहों का कृषि भूमि में बदलना। वन कानूनों द्वारा वनों का वर्गीकरण करना। 1871 में आपराधिक जनजाति नियम लागू किया गया, जिसमें आमदनी बढ़ाने के लिए भूमि, नहर, नमक व्यापार, यहाँ तक कि जानवरों पे भी टैक्स लगा दिया गया। इससे के जो प्रभाव है उनमें
मवेशियों की संख्या कम होती चली गई। स्वतंत्र आवाजाही पर रोकथाम तथा परमिट के बिना आने जाने पर जुर्माने की व्यवस्था, उन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया तथा एक क्षेत्र विशेष में ही उन्हें रहने का निर्देश दिया गया। स्थानीय पुलिस के सतर्क निगरानी में परमिट के आधार पर ही किए जा सकते थे। प्रत्येक समूह को मवेशियों की संख्या के आधार पर पास जारी किया गया जो उन्हें चरागाहों में घुसने से पहले दिखाना पड़ता था। इस प्रकार इस टैक्स व्यवस्था ने उनका जीवन और दुर्भर कर दिया। बदलाव का सामना, जानवरों की संख्या कम कर दी गई। नए चरागाहों की खोज, जमीन खरीदकर बसना एवं कृषि कार्य करना। कुछ चरवाही छोड़कर मजदूरी करने लगे, कुछ व्यापारिक गतिविधियों में संलिप्त हो गए। आवाजाही की दिशा में बदलाव, पहाड़ों में घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही। जम्मू और कश्मीर के गुजर बकरवाल समुदाय के लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। समय बीतता गया और वह यहीं बस गए। सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चरागाहों में जाने लगे। ठंड के समय ऊंची पहाड़ियों बर्फ़ से ढक जाती थी तो वह पहाड़ों के नीचे डेरा डाल लेते थे। ठंड के समय में नीचे इलाकों में मिलने वाली झाड़ियाँ उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती थी। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती, जमी हुई बर्फ़ की मोटी चादर पिघलने लगती और चारों तरफ हरियाली छा जाती। यहाँ उगने वाली घास से मवेशियों का पेट भी भर जाता और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती थी। गद्दी चरावाहों की आवाजाही, पास के ही पहाड़ों में चरावाहों का एक और समुदाय रहता है। हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को गद्दी कहते हैं। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं। अप्रैल आते आते हुए उत्तर की तरफ चल पड़ते हैं और पूरी गर्मियाँ स्पीति में बिता देते हैं। सितंबर तक वह दोबारा वापस चल पड़ते हैं। वापसी में स्पीति के गांव में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में घुमंतु चरवाहा और उनकी आवाजाही। चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते, वे पठारों, मैदानों, रेगिस्तान में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। धनकर या धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। उनमें से ज़्यादातर चरवाहे थे, हालांकि कुछ लोग कंबल और चादर भी बनाते थे और कुछ लोग भैंस पालते थे। ये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पांडालों में रहते थे। यह एक ऐसा इलाका था जहाँ बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी बहुत कुछ खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियाँ होती थी। बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं था। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे। महीने भर पैदल चलने के बाद वे कोंकण के पास में जाकर डेरा डाल देते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। किसान भी इन चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते। जिस समय वे कोंकण पहुंचते थे उसी समय वहां के किसान खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाते थे। बारिश शुरू होते ही धनकर तटिया इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे क्योंकि भेड़ें गीले मानसूनी हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। बंजारा चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारा भी है। बंजारा उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते हैं और राजस्थान में भी पाए जाते हैं। ये लोग बहुत दूर दूर तक चलते जाते हैं और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीज़ें बेचते हैं। औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदलाव आया। उनको इधर उधर आने जाने के लिए बंदिशें लगा दी और उनसे लगान भी वसूल किया जाने जाता था और उस लगान में भी वृद्धि की गई और उनके पैसों को हुनर पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। पहली बात, अंग्रेज
ज़मीन से मिलने वाला लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। अगर खेती का क्षेत्रफल बढ़ता तो उनके आय में भी बढ़ोतरी होती। इतना ही नहीं, कपास, गेहूं और अन्य चीज़ों के उत्पादन में भी इजाफा होता, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अंग्रेज़ अफसरों को बिना खेती की ज़मीन का कोई मतलब समझ नहीं आता था। उन्हें लगता था कि इस ज़मीन से ना तो लगान मिल रहा है, ना ही उपज हो रही है, तो अंग्रेज़ ऐसी ज़मीन को बेकार मानते थे और ऐसी ज़मीनों को खेती के लायक बनाना ज़रूरी समझते थे। इसलिए उन्होंने भूमि विकास के लिए नियम बनाए। दूसरी बात, 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के अलग अलग प्रांतों में वन अधिनियम पारित किए गए। इन कानूनों के आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहाँ पर देवदार, साल जैसी कीमती लकड़ियाँ पैदा होती थी। जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। जंगलों में चरवाहों को कुछ परंपरागत अधिकार तो दिए गए, लेकिन उनका आना जाना पर अभी भी बंदिशें लगा दी गई थी। वन अधिनियम ने चरवाहों की ज़िंदगी बदल डाली थी। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का एक स्रोत थी। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई, वहाँ भी उन पर बहुत कड़ी नज़र रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। तीसरी बात, अंग्रेज़ अफसर घुमंतू किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखते थे। घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पारित किया। इस कानून के तहत व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के दौर लागू होते ही ऐसे सभी समुदाय जो कुछ खास बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया, उसको बिना परमिट आना जाना पर रोक लगा दी गया। चौथी बात, अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने ज़मीन, नहरों, पानी, नमक और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। देश के ज़्यादातर इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया था। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेज़ी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। 1850 से 1880 के दशक के बीच में टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली ठगा लगाकर ठेकेदारों को सौंप दिया जाता। किसी भी चरवाहे को चरवाहगाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहों के साथ कितने जानवर हैं और उनसे कितना टैक्स चुकाया है, इस बात को दर्ज किया जाता था। इन बदलावों ने चरवाहों की ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित किया? इन चीज़ों की वजह से चरवाहों की ज़िंदगी बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से चरवाहों की कमी पैदा हो गई। चरवाहों के खेतों में बदलने लगे। बचे कुछ चरगाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी और चारागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चारागाहों का स्तर गिरने लगा। जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा। फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी। चारे की कमी और जब तब पड़ने वाले अकाल की वजह से कमज़ोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। चारावाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया? कुछ चारावाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी। बहुत सारे चारावाह नई नई जगह ढूंढने लगे। अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। अब वह हरियाणा के खेतों में जाने लगे, जहां कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वे अपने मवेशियों को चरा सकते थे। समय गुजरने के साथ कुछ धनी चरवाहे ज़मीन खरीद कर एक जगह बस कर रहने लगे। उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरवाहों के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, ब्याज पर पैसे लेकर दिन काटने लगे।